अरे वाह. Okay, guys. Fundamentals of accounting. Shall we start? For you, first lecture of accounting here in foundation, and all of you are FY student also. है ना? आप भी आप ऑनलाइन थे उस दिन. देखो मैंने पहचान लिया. अभी शाम को भी सर चला जाऊंगा. ऐसा at 5:30. at 5:30. I am bus issue. ओके, नो इशू. आगे बढ़ते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात, शायद आप लोगों का फेवरेट भी बोल सकते हैं, अकाउंटिंग होता है कि नहीं है. अभी भी मुझे आप दोनों बचा नहीं आ रहा देखने में. बेटा आप हट जाओ, वो तो थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है. कैमरे के आर पार दिख रहे हो आप मेरे को. सबसे पहले बात करनी है अकाउंटिंग. एवरीवन नोज अबाउट अकाउंटिंग. व्हाट इज अकाउंटिंग? एकदम बेसिक से पढ़ेंगे. मुझे पता है आप सबको सब पता है, ठीक है. कितना पता है बस खाली मुझे बताते रहना. मैं पूछता रहूंगा, आप मुझे बताते रहना, तो मजा आएगा पढ़ने में. ठीक है. आज हम मॉड्यूल में से कुछ नहीं पढ़ रहे, इधर से ही पढ़ रहे हैं. ठीक है. सिर्फ कुछ चीजें रिवाइज कर रहे हैं, कुछ शब्दों को याद कर रहे हैं. आप कितना अच्छे से जानते हो, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, वो सब चीजें फंडामेंटली सीखने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो हम बात करते हैं अकाउंटिंग. अकाउंटिंग मतलब क्या, बताइए. आपको ही बताना है पहले, तो फिर मैं बताऊं. रिपोर्टिंग करना. उससे पहले बहुत कुछ होगा. रिपोर्ट तो लास्ट स्टेज है. हिसाब. शुद्ध ट्रांसलेशन इज हिसाब. बट क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट है, सबसे पहले वो थोड़ी आता है. बुक कीपिंग बोल सकते हैं, वो भी एक पार्ट है उसका. डेबिट क्रेडिट लेना है. वो तो रूल हो गया रिकॉर्ड करने का, मतलब रिकॉर्डिंग बोल सकते हो, वो ज्यादा सही था, है ना. रिकॉर्डिंग का रूल था वो, डेबिट क्रेडिट लेना देना वगैरह वगैरह. कहते क्या है, दिस इज नॉट अ सिंगल वर्ड, ये है पूरा प्रोसेस. प्रोसेस ऑफ व्हाट? पहले तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए हमको. फिर कलेक्ट करके क्या करना है, recording of data, collection, then recording, then classifying, then analyzing करेंगे. अभी समराइज करना तो बाकी है. समराइजिंग, फिर हाँ एनालाइजिंग भी आएगा ही. रिपोर्टिंग जो आपने बोला था वो अभी आएगा, है ना. सॉरी, एनालाइज एंड लास्ट में बता देते हैं. आपने जो बताया था रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग की जगह पे हम एक और वर्ड लिखते हैं, कम्युनिकेटिंग. यू कैन से कम्युनिकेटिंग. सॉरी ये जी आ जाए, आ गया. कम्युनिकेटिंग टू, इसको कम्युनिकेट करना है पूरी दुनिया को, सिर्फ स्टेक होल्डर को. हाँ आपने सही बताया वैसे वर्ड, ओनर वाला नहीं. उसने जो वर्ड बताया वो सही था. यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको जिसको जरूरत पड़ता है उन सबको यूजर. स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या, वो आर द स्टेक होल्डर. सिर्फ वही स्टेक होल्डर होता है, दैट इज शेयर होल्डर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर ऑल्सो. शेयर होल्डर्स मतलब जिसके पास कंपनी के शेयर हो वो शेयर होल्डर है. स्टेक होल्डर मतलब जिसका भी कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन, इज शेयर होल्डर, इज स्टेक होल्डर. एम्प्लॉइज ऑल्सो आर द स्टेक होल्डर्स. रियल ओनर्स ऑल्सो stakeholders. Suppliers also are the stakeholders. Customers also one of the stakeholders. जिसके भी डिसीजन में कुछ ना कुछ फर्क पड़ सके हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो सब स्टेक होल्डर है. ठीक है. हम तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को भी गिन लेते हैं स्टेक होल्डर्स में. तो स्टेक होल्डर इज द बिगर वर्ड, शेयर होल्डर इज द स्मॉलर वर्ड. ठीक है. तो स्टेक होल्डर वर्ड यूज करना सही था. सिर्फ collecting is not accounting. Collecting of financial data, then recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating the user of the financial statement is called as accounting. ठीक है. मैंने अभी तक डेफिनेशन नहीं बताई, ये एकदम देसी इजी मीनिंग बता रहा हूँ. ठीक है. ओके.
आपको सबको याद होगा कि हम पढ़ते थे स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पूरा प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले मैं वही सिखाने जा रहा हूँ आपको, सिखाने तो नहीं, रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। स्टेप्स इन अकाउंटिंग। फर्स्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग का? नहीं, गलत। दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग, नॉट अकाउंटिंग। इसीलिए तो मैं आज बेसिक चला रहा हूँ। ठीक है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन अच्छी तरह से बता सकता है कि ये होता क्या है? व्हाट इज बिजनेस? सॉरी, Buying and selling. बाइंग एंड सेलिंग, सिर्फ वही बिजनेस ट्रांजैक्शन में? वन ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर बाइंग एंड, यू आर सेइंग विद द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, एक्सेप्ट एग्जांपल्स, कैन यू एक्सप्लेन दिस मीनिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन? एक्सेप्ट एग्जांपल्स, डोंट गिव मी द एग्जांपल्स। मीनिंग पूछ रहे थे, कैसा होना चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन? बहुत बढ़िया, ये एक पहली बात हो गई। मतलब कह सकते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मीन्स मॉनेटरी, मीन्स कैसी होना चाहिए कि क्रेडिट भी चलेगा? क्रेडिट भी चलेगा, सही है। इट इज नॉट नेसेसरी टू बाय और सेल गुड्स और सर्विसेज इन कैश ओनली, है ना, इट कैन बी फॉर क्रेडिट। ठीक है, बट इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसमें मनी मस्ट बी इन्वॉल्व। मनी मस्ट बी इन्वॉल्व होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बाय हो गया, सॉरी, जरूरी नहीं है कि पे हो गया, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि हमने रिसीव कर लिया। मनी मस्ट बी इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं हम? नहीं करते। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के तो मैं बताऊं, आप उतने एग्जाम्पल दे दोगे। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल बता सकते हो? चैरिटी, डोनेशन, एंट्री नहीं करते? अकाउंट में एंट्री होती है, डोनेट करते हैं, पैसे जा रहे हैं हमारे हाथ। मनी तो है ना, मनी तो है। हम बात कर रहे हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। पढ़ो, इकोनॉमिक्स भी पढ़े हो ना, इतना अच्छा पढ़े, पता चल जाएगा, बताएगा। एग्जाम देने जाते हैं तब मम्मी दही शक्कर खिला दिए, गुजरातियों में तो होता ही है, मुझे भी खिला देती। वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है? वो तो पर्सनल लाइफ हो गई, हटाओ, हम बिजनेस में आते हैं। बिजनेस के बताओ मेरे को नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल में लिख रहा था, साइड पे लिखता हूँ नॉन इकोनॉमिक के। चलो एक मैं बता दूं, फिर दूसरा आप बता रहे। पहला, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, जिस कंपनी में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट एम्प्लॉइज होंगे वो एम्प्लॉइज अच्छा परफॉर्म करेंगे। सही है, समझ में आ रहा है बेटा? और कुछ? इसको रिकॉर्ड करते हैं आप? आपने बनाया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कहीं लिखा आज तक? नहीं लिखते, हम सैलरी लिखते हैं, ऑनेस्टी नहीं लिखते। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक है बट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो बिजनेस में इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, कितना भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, फिर भी मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। It's the most important part. Then also I will not record in my financial statement. Why? Because it is non-economic transaction. Anything else? Willingness towards work. हाँ, गिन लेते हैं इसी में, डेडिकेशन ऑफ वर्क। Help of owner. हेल्थ ऑफ ओनर, फर्क पड़ता है बॉस, सही बात है। फिर मैनेजमेंट के बारे में कुछ? Welfare. वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर वेलफेयर तो रिकॉर्ड नहीं करते। स्टाफ वेलफेयर फंड रिकॉर्ड होता है, प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड होता है, ग्रेजुएटी फंड रिकॉर्ड होता है, सब कुछ तो रिकॉर्ड होता है। ठीक है,
मैनेजमेंट की एबिलिटी रिकॉर्ड हो सकती है, स्किल ऑफ मैनेजमेंट, एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सब चीजें कभी रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, और एक चीज लिखते हैं, प्री सैंपल रिसीव्ड। मान लो आपकी स्टेशनरी की शॉप है, स्टेशनरी के लिए पेन आ गई थोड़ी नई मार्केट में, वो बोल गया कि ये लो 10 पेन आप यूज करो, फ्री में दो लोगों को, इट्स ओके, बट आप इसका यूज करके मुझे फीडबैक देना। उसके हिसाब से हम हमारी पेन में चेंजेस लाने वाले हैं। तो वो जो पेन मिली, हमारी स्टेशनरी शॉप थी, हमको पेन मिली, कैसे मिली? फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उसका रिकॉर्डिंग करूंगा, श्योर? सोच के बताओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यस, फ्री सैंपल रिसीव्ड इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन फॉर बी, बट आपने सैंपल दिया तो आप मान लो वो हो जो सेल्समैन था, आया था कंपनी में से, उनके लिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। कैसे? एडवर्टाइजमेंट। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ चली गई? सबसे इंपॉर्टेंट तो वो था ना, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट तो लगेगी, बट एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट तो बाद में है। प्रोडक्ट कॉस्ट सबसे पहले लगती है, हम मैन्युफैक्चर करके लाए हैं, वो कॉस्ट तो कवर भी नहीं होगी, तो हमारे लिए वो लॉस है, मतलब एक्सपेंस मान के चलेंगे। ऑल गुड। तो फ्री सैंपल रिसीव्ड इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बट फ्री सैंपल गिवन इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर है? तो ये छोटी मोटी बातें हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? क्या पढ़ रहे थे, याद है? भूल गए? कौन सा टॉपिक चल रहा था? बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो 5 मिनट हुई, भूल भी गए। मत भूल जाओ बच्चों, आज का पहला लेक्चर है ना, तो फिर इतना जल्दी कैसे सो गए? इकोनॉमिक, वो इंटर वाले 8 बजे से बैठे थे पता, अब भी गए आपके सामने। रेट डिस्काउंट क्या बताना चाहते हो? नॉन इकोनॉमी के साथ रिकॉर्ड नहीं होता, बट मनी वैल्यू तो उसकी भी होती है, फिर भी रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। ठीक है। दूसरा आगे बढ़ रहे हैं, ये इकोनॉमिक वाला कंसेप्ट क्लियर? एनीथिंग एल्स? आप खुद से बिजनेस कर सकते हो, मतलब मैंने ही मेरी कंपनी में से बेचा और मैंने ही मेरी कंपनी में से खरीद लिया, is that can be called as a business? No. Farmer produces for his family, not a business. ठीक है, बिजनेस में थोड़ी लिख सकते हो आप कि मैंने मेरे मेरे को खुद को ही बेच दिया। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। सो दैट ट्रांजेक्शन मस्ट बी विथ, यू कैन से थर्ड पार्टी, मतलब विथ अनदर पर्सन। खबर પડે છે ને છોકરા કેટલા ગુજરાતી છે અમારી, બધા જ। તમે हिंदी हो तो हिंदी में ही बोल रहा था ना, वैसे भी समझ में आ रहा है ना? अब 11th 12th कैसे पढ़े हो? इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे ना, मतलब तो टेंशन कहाँ है, मैं तो ऐसा ही पूछ लिया। नहीं तो हिंदी मीडियम में से पढ़े होते तो फिर और कुछ सोचना पड़ता था, कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी में ही बताने पड़ते फिर। ऐसा हो जाता था। ओके, विथ थर्ड पार्टी होना चाहिए, मतलब कोई और बंदा होना चाहिए जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, खुद के साथ नहीं कर सकते। क्लियर? और जैसे नॉट ऑफ अ पर्सनल नेचर, मतलब पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन बिजनेस में अगर होगा तो बिजनेस में उसका रिकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा? हम क्या लिख रहे थे? मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला लिखा बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। दूसरा हमने पढ़ा दैट ट्रांजेक्शन मस्ट बी विथ अ थर्ड पार्टी, अनदर पर्सन। तीसरा मैंने लिखा नॉट ऑफ अ पर्सनल नेचर, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। पर्सनल नेचर का एग्जाम्पल बिजनेस के अंदर क्या होगा? एज एग्जाम्पल याद करो ना, पढ़े होंगे आप कुछ, जितनी चीजें ड्राइंग में लिखते थे ना, याद है? ड्राइंग में कैपिटल में से माइनस करते हो आप बहुत सारी चीजों को, उपाड़ गया है। विड्रॉ जो भी करता है पर्सनल यूज के लिए, उसने गुड्स उठा लिया पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल ट्रांजेक्शन है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, बिजनेस में नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर बच्चे की स्कूल फीस पे कर दी बिजनेस में से, है ना? एग्जाम्पल वो लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। स्कूल फीस, कुछ गलत लिखा है, ऐसा क्यों लग रहा है? सही है गलत है? स्कूल फीस ऑफ
सन की नहीं लिखते, डॉटर की लिखते हैं। 21वीं सदी है, लड़कियों का जमाना है। कौन आ गया भाई? ओके। स्कूल फीस ऑफ डॉटर, पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन। भले बिजनेस में से पीए की हो, मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मान सकता, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ मैं अब तक आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद मैंने एक और बताया, कुछ इंश्योरेंस भी होता है ना, बट जो अगर आप एग्जाम्पल में देखोगे तो अगर लाइफ इंश्योरेंस है वो रिकॉर्ड नहीं करते, बट ओनर की खुद की लाइफ का इंश्योरेंस होगा और वो कंपनी में से प्रीमियम पे किया है तो उसका एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस निकाला होगा तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, वो एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों के बोर मार रहा है कि पहले से आता था? कुछ कुछ रिव्यू दो मेरे को, चलो इतना पढ़ा है उसके ऊपर से। समझ में नया कुछ आ रहा है कि पहले से आपको सब पता ही था कि बोर मार रहा है? नया लग रहा है? लायक को। कोई बात नहीं, हम स्टेप्स पढ़ने वाले थे ना, तो स्टेप्स अभी शुरू करता हूँ। बिजनेस ट्रांजेक्शन ही बताने में इतना टाइम तो चला गया, आप ऐसा समझ लो कि ये हम पढ़ लगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन का पॉइंट ही पढ़ लिया। ये टॉपिक ही हो गया आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी में हम लिखते हैं स्टेप्स इन अकाउंटिंग। फर्स्ट स्टेप वाज देयर मस्ट बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ना, फंडामेंटली समझोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है? फंडामेंटल स्टडी होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल, खास करके। ठीक है? नाउ यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल, तो फंडामेंटली स्टडी करोगे, अच्छा रहेगा। बाकी आप और कहीं पढ़ने जाओगे, मतलब ग्रेजुएशन में, आपको फंडामेंटली टीचिंग नहीं होगा। क्यों? पास करवाने के लिए पढ़ाया जाता है खास करके, है कि नहीं? पता है ये पूछा जाएगा, ये कर लेना, ऐसा होता है। मैं तो नहीं करता, बीकॉम में भी नहीं करवाता ऐसा। मेरा नेचर ही नहीं है। बेचारे बच्चे परेशान भी होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं होता ना। आपको तो पढ़ना है, चलो अच्छी बात है। ओके। पहले पढ़ा, बस दैट मस्ट बी ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी अ वाउचर। सुना है नाम? तो मीनिंग बता दो। ठीक है सर, बार बार मीनिंग क्यों पूछ लेते हो? ऐसा होता है कभी? कुछ तो बताओ ना, पता तो होगा, एग्जांपल दे दो, कुछ भी बोलो जो पता है वाउचर के बारे में। व्हाट इज वाउचर? हाँ, एक चीज बोल सकते हो कि जो रिसिप्ट होती है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ एज एग्जांपल, बिल जो होता है, सेल्स बिल, परचेज बिल, परचेज ऑर्डर कैन बी ऑल्सो वाउचर। जरूरी नहीं है कि परचेज बिल को ही वाउचर कहा जाए, सिर्फ बिल इनवॉइस इज नॉट अ वाउचर। देयर आर सो मेनी थिंग्स इट कैन बी अ वाउचर। ये होता क्या है, इसको अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ कि व्हाट इज वाउचर, तो हम कह सकते हैं इट इज माई फर्स्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का पहला रिटर्न डॉक्यूमेंट जो होता है, इसे कहते हैं वाउचर। बिना इसके हम गाड़ी आगे बढ़ा ही नहीं सकते। रैंडमली किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हर रिकॉर्डिंग के पीछे एक प्रूफ होना चाहिए। ये सबूत है। ये प्रूफ है हमारा कि ये ट्रांजेक्शन हुआ था। गणपति के चंदे की रिसिप्ट जो होती है ना, वो भी मेरा वाउचर ही है। देखो, जो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन बेसिस पे होंगे, मुझे उसका ट्रांजेक्शन डिटेल डायरेक्ट मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, दैट विल बी फाइन। एकदम लीगली जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सबके लिए मेरे पास रिसिप्ट होगी, बिल होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। वो जो भी है वो सब बोला जाएगा वाउचर। बट कई बार आपको पता है, डेली बेसिस पे जो आप वेजेस लेबरर्स जो होते हैं, वो लेबरर्स को हमको कुछ देना पड़ता है, रेगुलर डे टू डे देना पड़ता है, और डे टू डे उनका अकाउंट अकाउंट होता नहीं, हम कैश में ही देते हैं ज्यादातर। कंस्ट्रक्शन प्लेसेस देखो, वर्कर्स को डेली बेसिस पे कैश में पेमेंट किया जाता है, उसका कोई वाउचर नहीं होता है ना। अब देखा जाए तो लीगली कोई बिल तो बनेगा नहीं, ना वो मांगते हैं ना हम देते हैं। तो हर कैश ट्रांजेक्शन के लिए अलग से बनाया जाता है कैश वाउचर, जैसे गणपति के चंदे की रिसिप्ट।
भाई आपने दिया 500 लिख के नहीं देता 500 रुपीज, वो भी आपने फीस भी होगी, आपको रिसिप्ट मिली होगी, मिलेगी, वॉट आज तक मिलती आई होगी, वो सब हमारे लिए क्या है, वाउचर। उसके आधार पर जर्नल एंट्री हो सकती है। क्लियर? कोई डाउट है वो तो बिंदास पूछो, ठीक है? हम इतने भी सीनियर नहीं है, ठीक है? उनसे मैं सबसे छोटा मैं ही हूँ, मैंने बताया उस दिन भी, ठीक है? तो आप बिंदास पूछ सकते हो। हाँ, आपसे तो बड़ा होगा ऑब्वियसली, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 1-2 साल का फर्क, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हर वाउचर की हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। हर वाउचर की हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। अभी कुछ जाना पहचाना आया? सर आपने हमने सबसे पहले यही नाम बोला था, उसके पहले सबसे पहले होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसमें ही हम कितना देख लिए। फिर आया वाउचर, उसके कुछ एग्जांपल दिए। वाउचर इज व्हाट विच इज माय फर्स्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, बेस्ड ऑन व्हाट वी विल डू जर्नल। वाउचर के आधार पे होती है जर्नल एंट्री। अगर जर्नल एंट्री की है और वाउचर नहीं है तो उसको इलीगल एंट्री माना जाएगा, रॉन्ग एंट्री माना जाएगा। जब ऑडिटर चेक करने बैठेगा ना, वो रिवर्स चेक करता है। हम तो अभी फॉरवर्ड जा रहे हैं, हमारा लास्ट स्टेज से ऑडिटर स्टार्ट करता है और लास्ट तक पहुंचता है वापस, तो उसका अंत होता है वाउचर। वाउचर तक अगर वो पहुंच गया, उसको वाउचर मिल गया, तो वो लीगल ट्रांजेक्शन है, हमारा वैलिड है, नहीं तो वो इनवैलिड कहेगा उसको, ठीक है? जर्नल एंट्रीज कुछ कंपनी में जर्नल एंट्रीज बनती है, और कुछ जगह पे वो भी सुना ही होगा आपने, सब्सिडियरी बुक्स बनती है, जहां एक कॉमन टाइप के ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हो, उसके वहां सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, जहां जिससे मुझे डायरेक्ट डिटेलिंग अवेलेबल हो जाए, ठीक है? जर्नल एंट्रीज क्या होती है वो बताने की जरूरत है मुझे, या फिर आपको तो है पर भले मुझे नहीं है? बताओ। जर्नल एंट्री मीन्स, जैसा मैंने ये इसका मीनिंग लिखा, उसका मीनिंग क्या हो सकता है? आप तो बता दोगे सर कुछ डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है, 3 अकाउंट्स होते हैं उसमें, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट, एक कौन सा बच गया, पर्सनल अकाउंट है, उसके 3 के रूल भी बोल दोगे आप मुझे, वो सब तो हमको आता है, ठीक है? जर्नल एंट्री मीन्स व्हाट, मुझे ही लिखना पड़ेगा। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी, वही बिजनेस ट्रांजेक्शन बोल सकते हो। वाउचर क्या था? फर्स्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट, पहला वाला। ये क्या है? फर्स्ट रिकॉर्ड है। समझ में आ रहा है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बस प्रोसेस चालू किया है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का वाउचर होता है, हर वाउचर के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज या फिर सब्सिडरी बुक्स बनती है। जर्नल एंट्रीज में तो मैंने कुछ बोल भी दिया, सब्सिडरी बुक्स के कुछ नाम होंगे, आपको याद होंगे, कैश बुक, फिर परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ये तो है ही। फिर कैश बुक आपने बोला, फिर पेडी कैश बुक भी होती है, फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक भी होती है, नहीं है? होती है, नहीं होती? नहीं पढ़े? मैं लेने होंडी देवी होंडी का गुजराती वाड़ा माटे की तो मैं, बाकी बाकी बिल्स रिसीवेबल बुक भी बनती है, बिल्स पेएबल बुक भी बनती है। हमने भले बनाई हो ना बनाई हो, बट बनती है, ठीक है? फिर इन सब में जो ना है वो कहाँ जाता है? हाँ, गुजराती वाला एक शब्द हाजो बोलो करो, खास सामने इंग्लिश वाला ही बोल दो। लेजर तो इसके बाद आएगा बॉस, जनरल प्रॉपर बोलते थे, ठीक है? जनरल प्रॉपर कहा जाता था, शाबाश। फिर आएगा लेजर अकाउंट्स। हमको पता है, पहले हम क्लासिफिकेशन के वक्त अलग अलग टाइप के अकाउंट में जाने देंगे कि ये असेट टाइप का है, ये एक्सपेंस टाइप का है, ये इनकम का है, तो उस हिसाब से लेजर्स भी बनेंगे हमारे, ठीक है? इसके बारे में इतना डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, आपको पता है, ये सब आप पता है क्योंकि इन सब के प्रैक्टिकल्स आप कर चुके हैं, ठीक है? फंडामेंटल्स ही नहीं पता होता हमको। मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग माई सीए में जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था ना, इंटरव्यू में मुझे इसके बाद वाला एक भी सवाल नहीं पूछा है, जर्नल एंट्री के बाद वाला कोई सवाल ही नहीं पूछा है। जितने भी क्वेश्चंस थे ना जर्नल एंट्री के ऊपर गए थे, सिर्फ बेसिक्स पूछते हो, सिर्फ बेसिक्स। बेसिक्स हमारा ऑलवेज स्ट्रांग होना चाहिए, एडवांस लेवल का उनको पूछना ही नहीं है। दे आर नॉट इवन आस्किंग दैट क्वेश्चंस। कोई भी चैप्टर ले लो, उसके भी फंडामेंटल्स ही वो पूछते हैं क्वेश्चंस में भी, तो तब डर लगता है अगर आपको कुछ पता ही ना चले। वैसे आपको आता सब है, बट वैसे कुछ नहीं आता, ऐसा हो जाएगा।
अगर हमारा फोकस बेसिक्स पे से हट जाएगा तो सही है। इसीलिए आज मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा, सिर्फ हम एक पहले 2 लेक्चर मेरे जो भी होंगे वो सिर्फ बेसिक्स के ही होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। और आपको कितना आता है वो मुझे जानना है खास करके, तो और तो कुछ नहीं। ठीक है, इसका नाम भी सुना है, ट्रायल बैलेंस। कैसे बनता है ये? मतलब लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं ट्रायल बैलेंसेस में। ट्रायल बैलेंसेस का डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड शुड बी इक्वल, टैलीड होना चाहिए। नहीं होता तो आप क्या करते हो? सस्पेंस अकाउंट बनाते हो, उपलब्ध खातों सस्पेंस अकाउंट बनाते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए यहाँ पर। सस्पेंस अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमको एग्जैक्टली आइडिया नहीं आ रहा कि ये एक्सपेंस है बट किसका है, और टाइम हो गया है मेरा सबमिशन का, मतलब रिटर्न फाइल करने का या अकाउंटिंग सबमिट करने का। तब हम टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंस में डालते हैं। पर जैसे ही नया साल शुरू हो तुरंत उस सस्पेंस अकाउंट को नलीफाई करना है, रीजन ढूंढ के सही एंट्री करनी होती है। वो टेम्पररी अलाउड होता है, अभी तो धीरे धीरे वो अलाउड भी बंद हो रहा है। ठीक है, बाई चांस भी आखिरी में नहीं पता चला कि एक्सपेंस काय का है तो फिर पता चलना चाहिए हम लोग किस काम के हैं। मेरे जो इतने एक्सपर्ट्स रखे हुए अंदर अकाउंटेंट्स वगैरह वगैरह, उसका काम क्या है पता चलना ही चाहिए। 2-2 साल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होता सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, फिर सवाल उठेंगे और क्या, फिर ज्यादा और डिटेल में चेकिंग आएगा। उससे अच्छा है पता कर लो पहले ही। ट्रायल बैलेंस के आधार पे बनते हैं। अभी आप बोल रहे थे वो आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, ये होता है आखिरी पड़ाव अकाउंटिंग का। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन आफ्टर फिर जर्नल एंट्री या सब्सिडरी, फिर ledgers, after ledgers transfer to trial balances, and after trial balances we will transfer to respective final accounts. फाइनल अकाउंट्स आपने जो पढ़े हैं अब तक, आप 11th-12th कंप्लीटेड है, ओके। उसके लिए आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के पढ़ लिए होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप जो आप अभी भी कर चुके हैं एफ बीकॉम में। सेमेस्टर 1 खत्म हुआ ना आपका? नहीं चल रहा है पहला, है ना? चल रहा है ना? उसमें आपने यूनिट 2 में पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स। उसमें कौन से बनते हैं? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, इतने ही थे कि और भी कुछ मिला था? एक चीज और मिली होगी, याद करो। यस, सो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ये तो बनते ही हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट इज वी नो वेरी वेल बैलेंस शीट। ये किसकी बात हुई? सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है तो फिर ये भी आप बना चुके होंगे, अच्छी तरह से याद होगा। पार्टनरशिप फॉर्म 12th की एग्जाम तो दी थी ना सही से हमने? कोविड वाली बैच नहीं है ना? आपने 11th पढ़ा था कोविड में? नहीं, यस, इसीलिए बेसिक नहीं तो 11th में ही तो आता है बेसिक्स ज्यादातर, और कहाँ आता है? पार्टनरशिप फॉर्म में कौन से अकाउंट बनते हैं? ये तो बनते ही है जो लिखे हैं मैंने। मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है उधर, P&L भी हो सकता है। फिर P&L के बाद एक एडिशनल आइटम आएगी, राइट? लाओ प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गोखी ना हो सर, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर 12.5 मिनट में आपका दाखला खत्म कर दो। ओए करीन बताइए। पार्टनरशिप कहाँ रख दिया मैंने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। ये इतने सारे लाल नहीं चाहिए हमको, एक चलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है, बाकी बैलेंस शीट तो आनी है। वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना कंपलसरी है क्या ऑप्शनल होता है? ऑप्शनल होता है, इट्स नॉट कंपल्सरी, वी आर मेकिंग फॉर आवर कन्वीनियंस, जिसकी वजह से बैलेंस शीट में खिचड़ी ना हो जाए। ठीक है, नहीं तो बैलेंस शीट में डायरेक्ट भी लिखा होगा कई सारे एग्जांपल्स में, आप कभी रिफर करना, पढ़े हैं हम। हर एग्जांपल में कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं बनाया होता। वो सिर्फ हम तब बना दें जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल या करंट में अफेक्ट कर रहे हैं। मिनिमम ट्रांजेक्शन अफेक्ट करते हैं तब बनाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल अकाउंट्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लिखने की कोई जरूरत
नहीं है, विच इज नॉट कंपल्सरी, बट हम फिर भी बनाएंगे, वो अलग बात है। ठीक है, बट पता होना चाहिए आपको कि कंपल्सरी है कि नहीं। उसके बाद आप जो नहीं पढ़े आज तक, एलएलपी मतलब पार्टनरशिप फर्म का भाई है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसका एक्ट कौन सा है? 32। एलएलपी का एक्ट तो मैं भी भूल गया, मेरे को याद नहीं। पहले जब था नया नया आया था तो 2005 था, फिर वापस वो रिवाइज हुआ है। वो रिवाइज एग्जैक्टली कब हुआ वो तो पता नहीं, बट इसमें जो होती है पार्टनरशिप फर्म में वो अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब कंपनी जैसा फॉर्म जनरेट किया है पार्टनरशिप फर्म का भी, कंपनी जैसा ही हो गया। तो अगर एलएलपी है तो इसमें क्या क्या बनता है? मैंने बोला कंपनी जैसा ही हो गया, इसमें ना मैन्युफैक्चरिंग बनता है ना ट्रेडिंग बनता है, डायरेक्ट एलएलपी का प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा और डायरेक्ट उसकी बैलेंस शीट बनेगी, दैट्स इट। दो ही आइटम बनेगी, बट पीएनएल तो बाकी की आइटम कहाँ जाएगी? पीएनएल में जाएगी। ठीक है, बचा क्या अभी? एलएलपी भी हो गई, यस कंपनी बची। देखो एरो थोड़ा बड़ा जा रहा है नीचे, पेज छोटा पड़ता है हमको। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं कंपनी। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? अभी तो फॉर्मेट चेंज है ना, कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे आता है। याद करो अपने पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर, 12th के पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर, फॉर्मेट अलग था ना, स्टेटमेंट फॉर्म में आता है। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोलते हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बनेगा। फिर बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट ही है, नाम नहीं चेंज किया, बट कपड़े चेंज हो गए। ठीक है ना, इंसान वही है अभी भी अंदर, बट फॉर्मेटिंग जो आप अकाउंट फॉर्मेट में होता था उसकी जगह पे अभी स्टेटमेंट फॉर्मेट में आता है बैलेंस शीट। और कुछ बनता है इसमें कंपलसरी जो बनाना ही पड़ता हो? इनके साथ साथ एक और चीज आती थी, नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं उसको। हर आइटम के लिए अपनी अपनी नोट्स बनानी पड़ती है डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, अदरवाइज हमको डायरेक्टली फॉर्मेट ही फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद ये भी पढ़े हो आप लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े, ये भी कंपलसरी होता है कंपनी में बनाना। एक और चीज, ठीक है, वो आखिरी है बस, बट जब जरूरत पड़े तब इस ये बनाते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी दैट मीन्स ओनरशिप। इक्विटीज में अगर मेजर चेंजेस आ जाए तो उसका स्टेटमेंट भी अलग से हमको बनाना पड़ता है। कंपनी के लिए आप देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, मतलब टोटल 5 आइटम लिखी हमने। ये भी इतनी बेसिक चीजें है ना कि इतनी बेसिक चीजें किसी को याद नहीं रहती, और गलती से पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव में तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि ये भी होता है। हमको एडवांस लेवल का मतलब मजा आता है टफ टफ, पर जब टफ कर ले फिर ये होता है, ये ज्यादा टफ हो जाता है। ठीक है क्या नहीं? तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की, फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, देयर इज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ में बैलेंस शीट। ये होता है किसके लिए? सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, साथ साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है, और बैलेंस शीट बनेगी। एलएलपी के लिए 2 ही आइटम, और कंपनी के लिए आप देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब चीजें बनेगी। समझ में आया? ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन भी याद रहेगा। क्या लग रहा है? वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा, इट्स ओके, रिकॉर्ड हो रहा है, होना तो सही, हमने किया था ना, विश्वास रखते हैं हो जाएगा। ठीक है, फाइन। चलो कुछ और बातें, आज सिर्फ बातें ही करनी है, बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल मत बताना, बोर हो रहे हो तो बता देना पक्का। बाकी सिलेबस से वो भी तो पढ़ेंगे ही, वो कौन बोला नहीं पढ़ेंगे, पर वो समझने के लिए ये भी तो आना चाहिए। नहीं, पूछना किसी को बाहर जाके इसका मतलब क्या होता है, अपने दोस्तों को, दिल से बताएंगे आपको।
जैसा आप मुझे बता रहे हो वैसे आंसर्स मिलेंगे। और आप बताओगे हाँ कुछ नहीं पता, ऐसा हो सकता है। कुछ वर्ड्स लिखता हूं मैं इधर, पहले असेट्स, टाइम के हिसाब से जितने हो सकते उतने करेंगे। असेट्स है, फिर लिख रहा हूं मैं एक्सपेंसेस। आप तब तक सोचना शुरू कर दो, आपको पता है मैं पूछने वाला हूँ। फिर कैपिटल, फिर लायबिलिटी। गिने चुने वर्ड मैं लिखवाऊंगा, बाकी तो मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा या फिर आपके पास होगा भी बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला कुछ ना कुछ। ना हो तो वी विल प्रोवाइड ही, वो रीड आउट कर लेंगे बाद में, आप कर लेना वो तो अलग बात है। बट कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए, वो तो रीड आउट ही करना है, मेरे को चलाने के नहीं। इसमें तो मेरे को आपको देखना है आपके पास कितना ज्ञान है। बस सिर्फ इतने वर्ड्स अभी बताओ। पहला असेट्स में आ जाते हैं। आपको मुझे बताना है बट एग्जाम्पल मत बताना। चलो एग्जाम्पल मैं ही लिख देता हूँ, आप बताओगे नहीं। चलो बताओ पहला। ऑसम, बिल्डिंग। फिर लाओ छोकरो मस्त लाओ। वैल्यू, कोई भी असेट का बेनिफिट अगर अगर फ्यूचर में मिले दैट इज कॉल्ड एज एन असेट। कुछ भी हो, कुछ भी जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा उसको हम कहते हैं असेट्स। फ्यूचर मतलब कितना फ्यूचर, 1 साल बाद, 2 साल बाद, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, क्या होता है। कल मिलने वाला हो तो भी आज वो असेट है। इट्स नथिंग लाइक दैट उसके लिए इतना लंबा पीरियड होता है, तो फिर उसके लिए है ना फिक्स असेट, करंट असेट। सुना है ना नाम। मोर देन 1 ईयर तो फिक्स असेट, लेस देन 1 ईयर तो करंट असेट। तो नॉन करंट करंट जो का क्लासिफिकेशन है वो टाइम पीरियड के आधार पे है, बट वो असेट तो है ही। सही है। जिसकी भी वैल्यू का बेनिफिट फ्यूचर में मिले, वैल्यू मतलब क्या, इधर मणिलाल पैसों की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने खर्च किया आज, बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। मशीन लाते हैं, इसीलिए तो मशीन को भी हम क्या कहते हैं, असेट ही कहते हैं। और कुछ बाकी सब चीजें जो फिक्स असेट वाली आइटम है वो तो आप बोल ही दोगे, करंट असेट वाली आइटम है वो भी आप बोल दोगे। और कोई चीज जैसे कि हाँ वो भी असेट ही है, उसका बेनिफिट भी मिलता है। प्रीपेड एक्सपेंस असेट है क्या, नहीं लिखते हैं असेट साइड। हाँ तो असेट है। क्यों प्रीपेड एक्सपेंस असेट है, क्योंकि पे प्रीपेड है, बेनिफिट तो बाद में मिलेगा, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग इनकम भी आएगी। क्रेडिट सेल असेट में आता है। खतरनाक सवाल पूछा ना मैंने। सर क्रेडिट सेल तो ट्रेडिंग में लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। असेट में लिखते हैं, हाँ लिखते हैं, आपको नाम अलग पता है खाली। असेट ही तो है, तो क्रेडिट सेल से ही तो बनते हैं बॉस, ऐसा मत करो। आता है क्रेडिट, समझ में आ रहा है ना। फिर आपने बताया इनकम रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कम करते हैं इनकम के लिए हम, इनकम रिसीवेबल बोल सकते हो, ठीक है। मिलने बाकी है, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल। मिलेगी कब, तो वो भी मेरी असेट हो सकती है। ऑल गुड, ये वाला तो क्लियर हो गया। असेट के बारे में आप जानते हो। उसके बाद किसको लाए, किसको लाए, जानबूझ के दूर जाता हूँ मैं, नजदीक नहीं लाना। नहीं तो क्या आप तुरंत पिक कर लेते हो, स्मार्ट है बच्चे, ठीक है। चलो इसको पढ़ने से पहले कैपिटल पढ़ते हैं। कहाँ गया, यहाँ आ रहा है, आ गया। कैपिटल मतलब क्लेम ऑफ ओनर इन द बिजनेस। बिजनेस व्हाट, बिजनेस में क्लेम करेगा, कैसे करेगा, मतलब कहाँ क्लेम करेगा एग्जैक्टली। बोल, आप परफेक्ट रहे हो, मेरे को जो जानना है आप वही बोल रहे हो, ठीक है। बट कुछ मिस हो रहा है। बोल तो दे रहे हो बट अंदर फिर जैसे ही मैं गहराई में घुसता हूँ आप बाहर निकल जाते हो। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो आपके पास कैपिटल हो, वही तो पूछ रहा हूँ, कैपिटल होता क्या है। अमाउंट मतलब एक जो आपके पास ऑलरेडी होती है। किसके पास,
मतलब जो स्टार्ट कर ओनर के पास, ऐसा बोल रहे हो? ओनर कुछ भी लेके आएगा वो कैपिटल में जाता है, ऐसा करते थे आप? ओनर स्कूटर लेके आया कैपिटल में, ओनर कंप्यूटर लैपटॉप लेके आया कैपिटल में। ओनर तो चलो लोन दी ओनर ने कंपनी को, तो वो कैपिटल में लिखते हो कि लोन में लिखते हो, लायबिलिटी में लिखते हो? पार्टनर की लोन भी होती है, पार्टनर का कैपिटल भी होता है, सुना है दोनों? पार्टनर ही लाता है दोनों। अगर पार्टनर जो लाता है सब कैपिटल होता, तो पार्टनर लोन लायबिलिटी थोड़ी होता, वो भी तो कैपिटल ही होता। ला कौन रहा था? पार्टनर, ओनर। अगर आप उस हिसाब से कैपिटल को जज करते हो कि शेयर ऑफ ओनर इन द बिजनेस, नहीं सॉरी वो कहाँ बोला मैंने, वॉट एवर ब्रिंग्स बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, तो वो गलत है। वॉट एवर ब्रिंग्स बाय द ओनर इनटू द बिजनेस अगर उस हिसाब से समझने जाओगे तो ये लोन वाले कंसेप्ट में वो गलत हो जाना है। सही है, हम तो लिखते हैं लायबिलिटी में। तो अगर हमको बोलना हो तो हम बोल सकते हैं क्लेम या फिर शेयर ऑफ ओनर इन टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। ये वर्ड यूज करना था मुझे। डायरेक्ट बिजनेस में क्लेम करेगा, बट कहाँ क्लेम करेगा? उसकी टोटल असेट में से क्लेम करेगा। अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं कैसे। बैलेंस शीट का रफ फॉर्मेट हमको पता है सबको कि कैसे बनती थी। लायबिलिटी साइड इधर आएगी असेट्स, ठीक है। इधर आती है कैपिटल, लोन भी इसी तरफ आएगी, है ना। इधर कुछ अमाउंट होगी, इधर कुछ अमाउंट होगी। अभी ये कैपिटल में पैसे भी ला सकता है, कैपिटल में स्कूटर भी ला सकता है, टाइपराइटर तो अभी नहीं आता, कंप्यूटर भी ला सकता है, कुछ भी वो लाएगा कैपिटल के फॉर्म में, तो वो कैपिटल होगा। लोन के फॉर्म में आएगा तो वो लोन में जाएगा। समझ में आ सॉरी। उसमें से हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं असेट्स, है ना। कुछ आएगी फिक्स्ड असेट्स, कुछ आएगी करंट असेट्स। जरूरी नहीं है कि वो स्कूटर भी लाया हो, ला सकता है टू व्हीलर कार समथिंग, तो मैं लिख देता हूँ कार भी हो सकती है। मैं लिख सकता हूँ कुछ मशीन भी हो सकते हैं, हम लिख देते हैं कुछ फर्नीचर भी हो सकते हैं। ये है ना, करंट मेरे को मिटा देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा करंट के अंदर लिख दिया सब, ठीक है। फर्नीचर भी हो सकता है, कुछ वो स्टॉक भी ला सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। जो लायबिलिटी साइज पे होता क्या है, मेरी सोर्सेस ऑफ इनकम, सोर्सेस ऑफ फंड है, कहाँ से मैं पैसे बिजनेस में लाता हूँ वो सब लिखा जाता है लायबिलिटी साइड। और कहाँ कहाँ मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ वो लिखा जाता है असेट साइड पे। सिंपल। इतना फंडामेंटली आप अगर क्लियर हो तो कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। जहां जहां से सोर्सेज ऑफ फंड लाते हैं वो लायबिलिटी साइड है, जहां जहां इन्वेस्टमेंट होता है वो असेट साइड पे आता है। तो अगर मान लो कैपिटल में पार्टनर लेके आया था, गाड़ी कार लेकर आया था, अभी एक पार्टनर बोलता है कि मेरे को बिजनेस में पार्टनर अभी नहीं रहना, बहुत हो गया, मुझे जाना है, मुझे मेरी गाड़ी दे दो। वो बोल क्या रहा है, जो कार में लेकर आया था ना वो कार आप मुझे वापस दे दो, मेरे को जाना है। कंपनी उसको कार वापस देने के लिए लायबल है कि नहीं? सवाल समझे? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ओनर कार लेकर आया था, मैंने कैपिटल माना, कार यूज हो रही है कंपनी में, अभी उसको जाना है और उसने बोला कि मुझे कार वापस दे दो, मैं नहीं कर रहा बिजनेस। चीटिंग नहीं है, क्रिकेट खेलो, मारो बैट छो जो रहो, वो नहीं। ओके, उस हिसाब से नहीं खेल रहे हो। कंपनी है, बिजनेस की बात चल रही है। आप बताएं कि कंपनी को उसको कार वापस देनी पड़ेगी कि नहीं? जज करो अपने इंट्यूजन से, इट्स ओके। नहीं क्यों? तो लाया तो वही था, वो जैसे ही लेकर आया वो असेट हो गई अभी कंपनी की। वो वही कार वापस नहीं मांग सकता, बट वो मांग सकता है तो क्या मांग सकता है कि उसका कुछ शेयर कंपनी की टोटल असेट्स में तो जरूर है, वो मना नहीं कर सकती कंपनी। वो बोल सकता है कि इस टोटल असेट्स में मेरा इतना शेयर है, आप उसमें से मुझे मेरा शेयर दे दो। वो उतना क्लेम कर सकता है। क्लेम कहाँ करेगा वो? टोटल असेट्स में। क्लियर है? क्लेम पर्टिकुलर असेट में नहीं कर सकता, टोटल असेट्स में कर सकता है। जैसे ही मैंने कैपिटल के लिए बोला कि क्लेम ऑफ ओनर, तो लायबिलिटी के लिए क्या बोल सकते हैं? सेम चीज है, क्लेम ऑफ आउटसाइडर बोल सकते हो आप, या फिर
आउटसाइडर को और कोई नाम Creditor. है? पागल हो गए, सिर्फ क्रेडिटर थोड़ी आता है, बहुत कोई आता है। ठीक है, आ गया क्रेडिटर, कोई बात नहीं, सही है। क्लेम ऑफ आउटसाइडर, और कुछ आता है आउटसाइडर के अलावा? बायर तो कस्टमर हो जाएगा भाई, वो तो असेट हो गया। थर्ड पार्टी वर्ड यूज होता है ना इसकी जगह पे, यू कैन से थर्ड पार्टी। क्लेम ऑफ आउटसाइडर और थर्ड पार्टी इन द सेम, आगे की बात तो वही है, इन टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस। कंसेप्चुअली क्लियर हो रहा है? एग्जांपल दोगे लायबिलिटी में? जैसे आपने अभी अभी बताया था, क्रेडिटर्स Outstanding credit. आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब फ्यूचर में चुकानी है, तो अभी एम्प्लॉइज का क्लेम हो जाएगा वो हमारे बिजनेस में। नहीं दोगे तो क्लेम कर सकता है, Funds. कर ही सकता है। Funds. कैसे फंड? Provident fund. प्रोविडेंट फंड है वगैरह वगैरह, देयर आर सो मेनी थिंग्स। पर एक एक आइटम लिखने जाऊंगा तो पूरी भर जाने वाला है। हम खाली वो क्या बोल रहे हैं, कुछ कुछ चीजें ही लिखेंगे जिससे हमारा क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा हो, और कुछ नहीं। जैसे कि हमने लिख दिया आउटस्टैंडिंग आइटम्स, सैलरी नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे क्या लिखना चाहिए था आपको? एक्सपेंसेस लिख दो ना, सब कुछ आ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कवर हो गई, पूरे एक्सपेंसेस। फिर इनकम की बात करो, उधर मैंने क्या लिखा था? इनकम रिसीवेबल लिखा था हमने असेट में, तो लायबिलिटी में क्या लिख सकते हो? एडवांस रिसीव्ड इनकम, या फिर प्री रिसीव्ड इनकम, ऐसा वर्ड यूज करते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें इसमें आ सकती है। बाकी क्या क्या आता है आइटम्स तो आप ऑलरेडी मेरे से बेहतर जानते हो, ठीक है नहीं? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलो ठीक है, फिर कैपिटल पढ़ा तो फिर ड्राइंग भी पढ़ लेते हैं। कौन ले जाता है? ओनर। और किसी की औकात है ये ले जाने की? ठीक है, वॉट एवर, क्या ले जाएगा? पर कुछ भी ले जाए, ठीक है, कुछ भी अगर वो ले जाए, वॉट एवर, क्या बोल सकते हैं? विड्रॉ, विड्रॉन बाय होम? ओनर फ्रॉम बिजनेस, उसको कह सकते हो आप ड्राइंग। सही है ना? वॉट एवर ब्रिंग, मुझे बिजनेस के लिए लाइट बिल भरना था, मैं ओनर हूँ, मुझे बिजनेस के लिए लाइट बिल भरना है, मैंने बिजनेस में से कुछ अमाउंट विड्रॉ की, मैंने ही की, विड्रॉन बाय द ओनर। तो क्या ड्राइंग में लिखते हैं हम? Business के लिए बढ़ा है. बिजनेस के लिए तो सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं है ड्राइंग के लिए। विड्रॉल क्यों होना चाहिए? Personal use. यस, फ्रॉम अ बिजनेस फॉर इट्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, फॉर इट्स Personal use. पर्सनल यूज, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। यूज पर्सनल होना चाहिए, जैसे कि स्कूल फीस पेड, वो एक बार बात हो गई हमारी पर्सनल बात हो, पर्सनल नेचर के लिए वो जितनी भी पर्सनल नेचर के आइटम है हम ड्राइंग में लिखते हैं। और जो जो आप ड्राइंग में से डिडक्ट करते थे, सॉरी कैपिटल में से ड्राइंग के नाम पे डिडक्ट करते थे, वो हर आइटम आती है, वो तो आपको पता ही है। सही है ना? अगर आपको एक लाइन में किसी को बताना हो तो वॉट एवर विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज और फिर हिज और हर पर्सनल यूज, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। एक आइटम बची थी ना? नहीं, दो बची है, इनकम और एक्सपेंसेस। प्लीज। और अगर पर्सनल यूज में भी सपोज है कि मेरे पास कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, पर्सनल लाइफ में से कोई भी चीज आता है बिजनेस से, कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस का पर्सनल इनकम में कर दिया, तो फिर वो क्या करते हैं? कैपिटल, तो वो फिर उसको उसकी लायबिलिटी नहीं है कि मेरे को मतलब एज ए ड्राइंग में तो वापस भी ड्राइंग नहीं पर वापस करना है, वो बिजनेस के अमाउंट नहीं थे। पर्सनल थी ना बोले, आप बोल रहे हो कि पर्सनल मेरे पास फंड था तो मैंने कंपनी का लाइट बिल मैंने भर दिया, ऐसा बोल रहे हो ना? तो कंपनी की लायबिलिटी रही ना, तो ओनर पे कर रहा है खुद, सही है, किसका खर्चा? कंपनी का, तो वो कैपिटल में ऐड होता है, सिंपल। और कैपिटल लिखा कौन सी साइड जाता है? लायबिलिटी साइड ही तो लिखा जाता है, तो अल्टीमेटली वो भी तो कंपनी की लायबिलिटी ही है। सही है,
लिखते भले कैपिटल हो बट लिखते कौन सी साइड है, लायबिलिटी साइड। मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल ओनर इज ऑल्सो अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ये भी हमारा बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है उसको। आएगा सब पढ़ने में वापस, ठीक है। हमने खुद पे कर दिया तो कैपिटल, बट हमारे लिए हमने बिजनेस में से पे किया तो ड्राइंग है, ठीक है। एक्सपेंस और इनकम बचा है, पहले क्या पढ़ाऊं? चलो एक्सपेंस तो आता है आपको, इसीलिए वो नहीं जा रहा था मैं जल्दी, ठीक है। बताइए, जिसकी वैल्यू उसी के हिसाब से बोलना है। दो चीज कॉमन है, वैल्यू, बेनिफिट ऑलरेडी टेकन। कैसे? एग्जाम्पल, भाई रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टेशनरी का खर्चा था, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस, आप लिस्ट लगा सकते हो, ठीक है। बट अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो मैंने एक एंट्री तो की थी अभी अभी, कहाँ, लायबिलिटी में, बट वो एक्सपेंस है कि नहीं है, ऐड करते हो आप। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बट अभी भी उसको देना बाकी, इसलिए वो लायबिलिटी भी है। वैसे भी ड्यूअल एंट्री कंसेप्ट से हम चलते हैं, है ना। तो जिसकी भी वैल्यू का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हो, वो सब हमारे लिए एक्सपेंस है। मैं इतना लिख सकता हूं इधर, वेदर इट इज पेड और नॉट, फर्क पड़ता नहीं है, आपने चुकाया हो कि ना चुकाया हो। ऑल गुड? पक्का? करंट ईयर का होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का, या फिर उसके पहले ईयर का भी चलेगा, नेक्स्ट ईयर का चलेगा? इन करंट ईयर, ठीक है। आप एंट्री जो करते हो अकाउंटिंग ईयर की करते हो, 21 22 22 23, उसी का होगा। प्रीवियस ईयर का अभी पे किया तो एक्सप्रेस में नहीं लिखते, उधर हम मैंने ऑलरेडी कहाँ लिखा होगा उसको, कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो उधर सेट ऑफ होगा वो। नेक्स्ट ईयर का अभी कर दिया तो एडवांस बोलते हैं, तो उसकी एंट्रीज बदल जाती है, फिर डिडक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया मैंने, एडवांस पे, सैलरी एडवांस में पे कर दी, तो मैं सैलरी की अमाउंट में से डिडक्ट कर दूंगा, सही है, और लिखूंगा असेट साइड में। समझ में आ रहा है? क्योंकि बेनिफिट कहाँ मिलेगा? फ्यूचर में, अभी तक बेनिफिट लिया नहीं था। चल रहे हो सही से? एक आइटम बची खाली, इनकम किसको कहते हैं? देखो हर बार मैं शुरू इसी से कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ, इस बार थोड़ा नेक्स्ट चेंज है। दो चीजें होती है बिजनेस करने की, एक गुड्स एक सर्विस। बेनिफिट गिवन, ये बेनिफिट गिवन के आपको तो बिजनेस के रिलेटेड देना जाना है ना। वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के सोल्ड, क्या लिखूं? और अगर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सर्विस बेचते थोड़ी हम, सर्विसेज क्या बोलते हैं? प्रोवाइडेड, रेंडर्ड। वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। बिजनेस इनकम के लिए जो हम बात करते हैं ना, जनरली यही होता है, ठीक है। बिजनेस इनकम की, खास कोर इनकम की हम बात करें तो यही इनकम होती है। बाकी कोई भी बेनिफिट हमने दिया, गिवन बेनिफिट तो मेरा खर्चा हो जाएगा ना, लेना पड़ेगा। मैंने किसी को फायदा दे दिया, मेरी इनकम कैसे हुई? समझ रहे हो? डायरेक्ट बेनिफिट गिवन इज नॉट माई इनकम। आप जो भी गुड्स खाली बेच देते हो, वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, इनकम है। सर्विसेज मैंने दे दी, इनकम है। पैसे मिले ना मिले फर्क पड़ता है कुछ? बताइए, आप क्रेडिट सेल लिखते हो ना इनकम साइड पे, तो मैं इधर भी लिख सकता हूँ वेदर इट इज रिसीव्ड और, है ना। एग्जाम्पल बोल दो थोड़ा। सेल तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी भी बहुत सारी चीजें होती है, भंगार स्क्रैप भी आता है ना इसमें, वो भी मेरी इनकम की साइड ही लिखते हैं हम। बाकी बहुत सारी चीजें, और बाकी फाइनेंसिंग इनकम भी होती है मेरी। इनकम के भी टाइप्स है, ऑपरेशनल इनकम, फाइनेंशियल इनकम, अलग अलग जगहों से आती है। इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है, जैसे कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट की इनकम में? इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ऑपरेटिंग इनकम में सेल तो हो ही गया, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, वो भी मेरी इनकम है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हम, पहले रिवाइज करते हैं।
कल कुछ और पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा। आज हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग की मीनिंग से, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो था हमारा। उसमें हमने थोड़ा पढ़ा क्या रिकॉर्डिंग कैसे होता है। फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में भी थोड़ा डिटेल में पढ़े, इट कैन बी आइदर कैश और इट कैन बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मनी वैल्यू खाली इन्वॉल्व होगी काफी है, जरूरी नहीं है एक्चुअली पेड और वॉट एवर रिसीव्ड और वॉट। थर्ड पार्टी के साथ होना चाहिए, वो भी हमने पढ़ा। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे हमने। उसके बाद पर्सनल नेचर का भी नहीं होना चाहिए, ये होता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर हमने स्टेप्स पढ़े, ये स्टेप्स तो रट्टा लग जाना चाहिए, कभी भी गलती नहीं हो इसमें। आपको रात को 3 बजे आज धवल सर का कॉल आएगा ये पूछने के लिए, ठीक है? स्टेप्स बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद वाउचर बनता है, हर वाउचर के हिसाब से जर्नल एंट्रीज या सब्सिडरी बुक होती है, उसके बैलेंसेस को पकड़कर हम लेजर बनाते हैं, लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस को ट्रांसफर करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं रिस्पेक्टिव फाइनल अकाउंट्स में। उसमें हर तरह की अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, किसके लिए कौन से होते हैं। बाकी पहले तीनों के लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, खाली कंपनी में एडिशनल 2 आइटम आती, 3 आइटम, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड क्या था, यस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स में आज सिर्फ 6 टर्म्स पढ़े, उसके बाद 1-2 और पढ़ेंगे, फिर हम गाड़ी आगे बढ़ाएंगे हमारे कंसेप्ट की ओर, ठीक है? जिसमें असेट्स जिसकी वैल्यू का बेनिफिट फ्यूचर में मिले, एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू का बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर कैपिटल मतलब शेयर ऑफ ओनर इन टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस, पर्टिकुलर असेट्स में क्लेम नहीं चलता। लायबिलिटी मतलब क्लेम और शेयर ऑफ आउटसाइडर और थर्ड पार्टी इन द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। और आखिरी बचा था इनकम था, बीच में आया, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है? और लास्ट बचा है ड्राइंग। बेटा क्या था ड्राइंग मतलब? आप बोलिए, सब बोल रहे, आप नहीं बोलते, खाली शक्ति खर्च हो जाएगी तो बोलिए ना। फॉर पर्सनल यूज उसको बोलते हो। आपका आवाज मेरे को सुनना था खास, कि ये आज बोला ही नहीं बच्चा, बोला क्या हो रहा है। समझ में आया सब? मजा भी आया कि नहीं आया? कि नींद आई? नहीं, ये बीच बीच में ऐसे कर रहे थे आप, मेरे को लगा पार्टी जा रही है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर। ये कौन आ गया ऊपर? मतलब बीच में कॉल भी आया था या किसी का? क्या आया? अजीब चीज आ रही। रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? यहाँ।